हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2024 में जरूर आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, पेपर में आपका 100% ये क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाएं तो आप सबसे पहले देख सको। ठीक है, देखो पहला ही क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए। ठीक है, जब से एनसीईआरटी बुक आया है ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि सिद्ध कीजिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसी टाइप से आपका आता है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 या √7, इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एक समझ जाओगे तो आप उसी के अकॉर्डिंग आप सारा कर दोगे, बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये करना है कि ये आपका अपरिमेय है ना, तो सबसे पहले आपको इसका उल्टा मान लेना है। हल में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है माना जो हमारा √5 है, √5 वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप इसको क्या मानोगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आपने √5 को एक परिमेय संख्या माना है तो वी नो डेट हमें पता है कि जो परिमेय संख्या होता है यानी कि √5 एक परिमेय हो गया तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या फिर हम A/V के रूप में लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, P/Q A/V। ठीक है, तो यहाँ हमारा देखो, यहाँ आपका जहां हमारा A और V क्या है, जहां A और V जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जो इसका मतलब HCF होता है वो ओनली 1 होता है, बट ये जो हर है यानी कि V है, V इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इसका जो हर है यानी कि जो आपका अंश और हर यानी कि V जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ये हमारा पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का आप वर्ग कर लो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करोगे तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो √5 का आप स्क्वायर कर लो और बराबर A/V का आप स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर हो गया ना, तो √5 का जो होगा वो 5 हो जाएगा, A² हो जाएगा /V²। अब हम B² को इधर ले सकते हैं और ये जो आपका A² है इसके बट्टे में 5 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप समझ जाओ। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब यहां देखो, अगर ये 5 जो है A² को विभाजित करता है, मतलब ये जो 5 नीचे है ये अगर A² को विभाजित करता है, ध्यान से समझना, ये हमारा एक परिमेय है। अगर 5 जो है A² को क्या करता है, विभाजित करता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, विभाजित करता है। ठीक है, तो भैया A जो है मतलब 5 जो है वो A को भी विभाजित करेगा, अगर स्क्वायर को करता है तो A को भी विभाजित करेगा। इतना आप लोग ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करेगा, बस इतना तो आपको समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया तो एक बात याद रखना, तब हम एक काम करेंगे, तब हम जो A है A को हम 5m के बराबर मान लेंगे। मैंने 5m ही क्यों माना, आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर हम इसे 2m भी मान सकते थे, 3m भी मान सकते थे। इसको आप देखो, अगर आपका √5 सिद्ध करने के लिए आए तो A बराबर आप 5m मानना, अगर आपका √2 सिद्ध करने के लिए आए तो A बराबर आप 2m मानना। ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि अगर ये नहीं ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं m क्या है, m कोई पूर्णांक हमारा है। ठीक है, m कोई पूर्णांक है। अब देखो, अब आप लोगों का क्या करेंगे, यहां हमारा समीकरण A में यानी कि फर्स्ट में A की वैल्यू आप रख दो, यानी कि V² बराबर A की वैल्यू 5m², A के स्थान पर 5m रख दो, स्क्वायर कर लो और बटे में 5, B² बराबर 25m² बटे में 5, 5 से 5 25 कट जाएगा, तो यहाँ B² बराबर हमारा मिलेगा 5m²।
अब एम स्क्वायर हम इधर कर लेंगे और 5/v², यानी कि सॉरी v² आपका है ना, तो v² ऊपर रहेगा, ये 5 नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में है। अब देखो, अब एक काम और करना है, जैसे हमने यहां लिखा था 5a² को विभाजित करता है, वैसे ही 5 जो है v² को विभाजित करता है, तो 5v को भी विभाजित करेगा। सेम चीज लिखना है कि 5 जो है, क्योंकि यहीं से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 जो है v² को विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है, तो 5 जो है v को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन खत्म, इसके बाद कुछ नहीं। देखो, अगर हमारा ये जो है एक परिमेय संख्या होती, तो परिमेय संख्या का मतलब जिसका HCF ओनली 1 होता है, बट यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड a और b का 5 है। 5 का मतलब 1 से बहुत ज्यादा, 5 गुना ज्यादा, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हमारा ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको आप समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड से समझो। देखो, मैंने यहाँ समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकंड नाम दे दो, ठीक है। फर्स्ट तो ऑलरेडी आपने दे रखा है, सेकंड। अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि a और v का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। क्यों? क्योंकि दोनों में 5 से डिवाइड होता है, दोनों में हम ये कह सकते हैं कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु यह तथ्य का विरोधाभास करता है, a तथा b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमारा अगर परिमेय संख्या होती है तो वो सहभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका ओनली 1 HCF होता है, तो अतः यह परिकल्पना हमारी गलत है, और इससे हमारा सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और एक बात याद रखना कि हमारा जो √5 होता है वो अपरिमेय ही होता है, 3 भी अपरिमेय, 2 भी अपरिमेय, 7 भी अपरिमेय, ये सब ऑलरेडी आपको पता है कि भाई ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध इसलिए करना पड़ता है कि आपकी बुक में है तभी करते हैं, वरना आपको तो ऐसा भी पता है एक अपरिमेय है। तो देखो, अगर आपका √5 आया तो मैंने क्या रखा, 5 कर दिया। 2 आता तो जहां √5 है वहां 2 कर देते, 3 आता जहां √5 है वहां 3 कर देते, बस यहां केवल क्या करना है, 2 आया तो 2m मानना है, 3 आया तो 3m, और 4 आया तो 4m, नहीं 4 नहीं आएगा, ठीक है, विषम संख्याएं आती हैं। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 2023 पेपर में आया हुआ एनसीईआरटी का है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। कह रहा है कि यदि हम अंश में से 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें तो हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में 1 जोड़ दें और यह अगर हर में ही केवल 1 जोड़ दो तो यह 1/2 में हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप मान लो, माना अंश हमारा x है और हर हमारा y है, तभी आपका एक भिन्न तैयार होगा। तो यहां आप हल में समझो, माना जो हमारा अंश है, ठीक है, भिन्न का अंश को मैंने x माना है तथा हर हमारा हर y है। अगर भैया आपको अंश और हर पता चल गया तो भिन्न आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि भिन्न जो होता है वो अंश बटे हर होता है, तो x बटे y हो गया, ठीक है, ये हमारा भिन्न हो गया। अब भिन्न तो आपको इतना पता चल ही गया, अब आपको क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। यदि हम क्या करें, देखो इसमें कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है। मतलब हम पहला समीकरण बनाएंगे, अगर हम क्या करें, प्रश्नानुसार आप समझो, प्रश्न के अनुसार आप समझो, प्रश्नानुसार मैं कुछ लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा। देखो ये हमारा अंश है, अंश में हम 1 जोड़ दें, मतलब अंश में मैंने 1 जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो, और हर में से मैंने 1 घटा लिया, मतलब हर हमारा y है, y में से मैंने 1 घटा लिया। डायरेक्टली समझो यार, शॉर्ट में, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग उसमें लिखो ना, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा। तो हमारा भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि ये बराबर हमारा 1 हो जाता है, बस क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हमारा x + y हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो 1 मान के, तो y - 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारा x - y हो जाएगा। ये देखो x, देखो इधर हमारा प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस है, और ये जो है हमारा इधर आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
सॉरी स्टूडेंट, ये हमारा 1 है, y नहीं 1 है, ठीक है, क्योंकि हमने अंश में एक जोड़ा है, y थोड़ी जोड़ा है, तो हमारा x प्लस वाई और y माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा x है और ये इधर आएगा माइनस वाई हो जाएगा और बराबर हमारा ये क्या है -1 है, ठीक है, ये हमारा -1 है और ये हमारा इधर एक है, ठीक है, तो ये -1 और ये इधर से जाएगा -1, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर ये हमारा y है, इधर से आएगा प्लस हो जाएगा ये -2। इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे दो। क्यों? क्योंकि इसको मैंने इसलिए ऐसा लिखा ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। x बराबर हमारा y -2 हो गया, ठीक है। अब ये हमारा पहला प्रश्न अनुसार। अब दूसरा शर्त आप समझो, दूसरा शर्त जो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, इससे हमें दूसरा समीकरण मिल जाएगा। देखो अब कह रहा है तो भिन्न एक मतलब यदि हर में हम एक जोड़ दें तो यह हमारा 1/2 हो जाता है। मतलब इसका कहना है कि अगर हम भिन्न में x/y यानी कि भिन्न में हम क्या करें, हर में, केवल हर में एक जोड़ दें तो ये हमारा 1/2 में बदल जाती है, यानी कि 2x हो जाएगा बराबर y + 1 हो जाएगा। 2x और यह हमारा y + 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड हो गया, ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों को हम लोग इक्वल करेंगे। सबसे पहले देखो डायरेक्टली आप ये समीकरण 1 का जो x की वैल्यू है समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। समीकरण 1 यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर डायरेक्टली आप रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। x का मान रख दो तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा देखो 2 है और x की वैल्यू हमारा कितना है y -2, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ से y है हमारा, y है और +1, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2y बराबर -4 बराबर y + 1, और यहाँ से हमारा ये इधर आएगा तो 2y इधर माइनस और इधर 1 और इधर ये 4 प्लस में है, माइनस में है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये y बराबर हमारा कितना मिला 5, y बराबर हमारा 5 मिला, ठीक है। तो y की वैल्यू जो हमें मिली वो कितनी मिली 5 मिला, ठीक है। तो 5 अगर आपको y की वैल्यू मिली है तो y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपका कहाँ है, देखो ये x बराबर y -2, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू हमें 5 मिला है तो यहाँ x बराबर 5 - 3, x बराबर 2, सॉरी नहीं ये 2 है ना तो 3, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, ये 2 है ना। अब देखो x की वैल्यू हमें कितना मिला 3 और y की वैल्यू 5, तो अब हमें भिन्न ज्ञात करना था ना, तो भिन्न हमारा क्या होता है, भिन्न बराबर x/y, और x की वैल्यू हमें मिला है 3 और y की वैल्यू हमें मिला है 5, तो भिन्न हमें 3/5 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, कुछ है नहीं, बस जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप रखते चले जाओ वैल्यू को। जैसे मैंने अंश में 1 जोड़ा, हर में से 1 घटाया तो 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ मैंने हर में 1 जोड़ा तो 1/2 के बराबर हो गया। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, बस रखने के बाद आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अगर देखोगे कितनी बार आया हुआ है तो आप कहोगे सर इस बार भी आएगा। ये हमारा जो है वो NCERT का भी है, ध्यान रखना, ठीक है। NCERT का क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है एंड 2022 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। लिखा है निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, मतलब इसका जो वैल्यू है, मूल जो होता है वो ज्ञात करना है। 1/x + 4 - 1/x - 7 बराबर 11/13, बट यहाँ जो x की वैल्यू है वो -4 और 7 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है। इसका करोगे तो ये 1 से होगा तो x - 7 ही हो जाएगा, ठीक है। इसका करोगे तो ये हमारा -20 में है तो ये x + 4 ही हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप नीचे कराओगे तो ये हमारा हो जाएगा x
एंड +4 इसका मल्टीप्लाई कराओगे एंड x -7 का बराबर हमारा 11/13। देखो सॉल्व करना आसान है, एक सीक्वेंस में सॉल्व करो। देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो यहाँ से x हमारा है, ये -7 है, ये हमारा -x है और ये हमारा -4 है, क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। और बटे में देखो ये हमारा x² हो जाएगा x से, और हमारा 7x हो जाएगा और प्लस हमारा 4x हो जाएगा और ये हमारा -28 ठीक है, 11/13। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ से हमारा क्या है कि ये x और x प्लस में है माइनस में है, तो ये हो जाएंगे खत्म और ये हमारा हो जाएगा -11 और बटे में हमारा x² और ये हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ेगा घटेगा ना, क्योंकि ये माइनस है आगे, तो ये हो जाएगा 7x में से 4x जाएगा, 3x बचेगा और यहाँ से हमारा ये क्या आएगा, ये हमारा -28 है बटे में 11/13। अब एक बात देखो, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो दोनों पक्षों में 11 से भाग दे दूँ तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा अपान x² -3x और -28 और बटे में 1/13, क्योंकि भाई मैंने भाग दे दिया ठीक है, लेकिन ये माइनस में है ना, माइनस में है 11, तो यहाँ बगल में लिख दो कि दोनों पक्षों में 11 से भाग देने पर, ताकि एग्जामिनर को पता भी चले ना कैसे आया। अब क्रॉस करा लो, ये हमारा -13 हो जाएगा बराबर x² -3x -28। अब देखो अगर हम x² -3x -28 इसको इस टाइप पर छांतर करोगे तो 30 हो जाएगा बराबर 0 के हो जाएगा, x² -3x और ये घटेगा तो +2 हो जाएगा बराबर 0। अब तो हो गया बहुत आसान ठीक है, जोड़ने घटाने पर 3 गुणा करने पर 2 आना चाहिए, तो ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा और गुणा करोगे तो हमारा 2 हो जाएगा, तो हो गया बस। तो x² -2x -x +2 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन लोगे, x -2 हो जाएगा, यहाँ से -1 कॉमन लोगे, x -2 हो जाएगा बराबर 0। एक बात याद रखना कि ये जो बीच में है दोनों बराबर होना चाहिए ठीक है। यहाँ से हमारा x -2 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x -1 हो जाएगा बराबर 0 ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, x -2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 2 मिलेगा और यहाँ से हम x -1 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर 1 मिलेगा, हो गया। एक वैल्यू जो हमें मिली वो 1 मिला और एक वैल्यू हमें 2 मिला, तो x के दो हमारे मूल हैं, वो क्या है 1 और 2। तो समीकरण के जो मूल हैं ठीक है, इसमें आपको कुछ हार्ड लगा कि नहीं लगा? हार्ड तो नहीं लगा होगा, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आता है तो बहुत आसान लगा होगा। समीकरण का मूल हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, बस हो गया आंसर। तो ये देखो क्वेश्चन आप लोगों को इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह अच्छे से कराना है, इसमें कोई गलती ना हो तो आपका फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन आ जाओ माय डियर स्टूडेंट। अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी में 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। समांतर श्रेणी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं उसको थोड़ा सा लिख लो। देखो हमारा जो दिया गया श्रेणी है यानी कि समांतर श्रेणी, हल में समझो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ठीक है। इसमें जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपने तैयार कर लिया तो समझो आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो गए ठीक है। मैथ के इंपॉर्टेंट दी गई समांतर श्रेणी, क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमारा 9 है, एक 17 है, एक 28 है, सॉरी 25 है। ये हमारा समांतर श्रेणी दे रखा है। अब यहां से अगर हम a बात करें तो a इसमें क्या है, प्रथम पद जो है वो हमारा a है, 9 हो गया। d कैसे निकालोगे, d आप a2 में से a1 को माइनस कर दो, 17 में से 9 घटा लो तो ये हमें 8 मिल जाएगा बस। और यनवा पद हमें ज्ञात करना है, तो माना जो पद हैं यानी कि पदों की संख्या
वो हमारा n है और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तब हमें Sn भी पता है ना, Sn हमारा कितना है Sn, तब हमारा Sn मतलब योगफल 636 है, 636 है। तो अब आप लोग एक फार्मूला लिखोगे Sn बराबर, Sn हमारा Sn तो ऑलरेडी पता है, तो Sn जो होता है वो बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, बस इसी पर आप लोग रख दो फार्मूले पर। देखो Sn हमारा है 636, n हमें ज्ञात करना है बटे में 2 और 2 हमारा और a हमारा 9 है प्लस n हमें पता नहीं है, इसको ज्ञात करना है, d हमारा 8 है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले आप इस पे कोई फोकस मत करना, इसको आप ऐसे रखा रहने दो। ठीक है, पहले आप आगे आओ, n/2 ये हमारा 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 हो गया ना, और यहाँ 8 का हमारा n से मल्टीप्लाई होगा, 8n हो जाएगा और यहाँ -8 हो जाएगा। ये आप ऐसे लिखते रहो ताकि छूटे ना पीछे, वरना n जो है वो बटे में 2 और यहाँ से हमारा 18 है ही। ठीक है, या फिर इसे आप पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस साइड भी लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर इस साइड ही रहेगा। तो अभी हम लोग उस साइड कर देंगे। देखो 18 में से हमारा 10 8 जाएगा, कितना बचेगा 10, तो 8n और ये हमारा +10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे n/2, ठीक है, और यहाँ से 8n + 10 बटे में हमारा 636। ठीक है, 636 है। अब देखो इसको हम 2 से इसको 4 हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि 4n, और ये हमारा कट होके 5 हो जाएगा, यानी कि ये गुणा होगा तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे 4n² हो जाएगा प्लस 5n हो जाएगा बराबर 636। यहाँ से 4n² प्लस 5n, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा -636 बराबर 0। अब देखो यहाँ से एक थोड़ा सा हार्ड आपको समीकरण मिलेगा कि जोड़ने घटाने पर 5 और गुणा करने पर हमारा 636 आना चाहिए। तो ये कैसे बनाओगे? ठीक है, इसके लिए ध्यान रखना कि हमारा जैसे 53 है, 53, ठीक है, 53 में से आप -48 करोगे तो हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 636 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा 4n² प्लस 53n हो जाएगा और -48n हो जाएगा और यहाँ से -636 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग एक ब्रैकेट में n कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 4n हो जाएगा प्लस 53 हो जाएगा, और यहाँ से हम 12 कॉमन लेंगे तो -12, तो यहाँ से 12 चौक 48 n, और फिर इसका माइनस करोगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 53 बराबर 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में हमें n-12 मिलेगा और यहाँ से 4n प्लस 53 मिलेगा बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर n-12 बराबर 0 रखोगे तो n की वैल्यू हमें 12 मिलेगा। एक वैल्यू तो हमें कितनी मिली 12 यानी कि 12, और एक हमारा मिलेगा 4n प्लस 53 बराबर 0। तो यहाँ से 4n बराबर -53 हो जाएगा और n बराबर हमारा हो जाएगा -53 बटे में 4। ये माइनस में वैल्यू है ना, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए हम धनात्मक लेंगे, परंतु तो हम लोग धनात्मक वाला लेंगे जो हमारा n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः जो हमें n जो बदलेगा वो बराबर 12 मिलेगा। बस आंसर। देखो हमें कितने पद ही ज्ञात करने थे ना, तो पद की संख्या हमें 12 मिल गया, बस इतने पद होंगे। तो देख लो, इस समांतर श्रेणी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो एनसीईआरटी का है, 2023 में आया हुआ है। तो ध्यान से देखना, इसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। देखो, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर के एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई तथा P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए।
जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भूमि से एक बिंदु P जो कि एक 10 मीटर का है, ठीक है, तो हम लोग एक क्या करेंगे, एक जैसे भूमि से एक बिंदु लेंगे जिसका P है, P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले देखो एक हम लोग लेते हैं भवन, ठीक है, ये भवन हो गया। भवन जो है वो A और B, ठीक है, यहाँ तक हम लोग भवन मानते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं मानेंगे क्योंकि अभी हमें एक ध्वज भी लेना है। तो A और B, ठीक है, तो ये जो हमारा है ये 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। अब देखो यहाँ हम लोग एक लाइन लेंगे और यहाँ हम लोग P मान लेंगे और यहाँ से इसे मिला देंगे, ठीक है, यहाँ से मिला दिया। तो ये जो है इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, 30 डिग्री। और भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया, ये हमारा समझ लो एक ध्वज है, ठीक है, ये हमारा ध्वज है, लहराया गया है, ठीक है। और P बिंदु, जो P बिंदु है, P बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ध्वज दंड जो है ये, इसका जो है यहाँ से यहाँ तक P तक, ये वाला, ये हमारा 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई, जो हमारा ये ध्वज दंड है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। एंड बिंदु P से जो भवन की दूरी, बिंदु P से जो है यहाँ से यहाँ तक भवन की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप मान लो, माना AV जो है हमारा भवन है, ठीक है, AV क्या है? एक भवन है, तो AV हमारा एक भवन है, ठीक है, जो 10 मीटर का है। और VD उस पर लगा ध्वज है, तो यहाँ B है हमारा और इसको D मान लो, ठीक है। VD उस पर लगा ध्वज है और P दिया हुआ है प्रश्नानुसार APD बराबर 45 डिग्री। देखो A है एंड हमारा P है एंड D है, ये हमारा पूरा 45 डिग्री है। तथा APV, A है, P है, V है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तब हमारा समकोण त्रिभुज हमारा PAV में, तो PAV जो है वो हमारा P है, देखो यहाँ P है, A है और V है, इसमें हमारा ये दिया हुआ है लंब, ठीक है, तो लंब दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आधार ले लेंगे, ठीक है। तो लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। तो tan 30 डिग्री लेंगे ना, क्योंकि 30 डिग्री वाला हम लोग ले रहे हैं, बराबर लंब यानी कि AV और बटे में आधार यानी कि A, लंब बटे आधार यानी कि AP, A एंड P, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब वैल्यू रख दो। देखो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? tan 30 डिग्री की √3, और यहाँ हमें भवन का लंबाई जो है वो 10 मीटर, यानी कि ये हमारा 10 मीटर है। और AP हमारा क्या है? वो हमें नहीं पता है, यानी कि AP, तो AP जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा 10√3, ये हमें मिल गया AP हमें मिला 10√3। अर्थात P से जो हमारा भवन की दूरी भी पूछ रहा था ना, मतलब P से भवन की दूरी तो इतना ही है, P से भवन की दूरी ये, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं अर्थात P से भवन की दूरी, P से भवन की दूरी जो है वो कितना है? 10√3 ये मीटर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, इसको आप वैल्यू रखो, 10 × √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 17.32 मीटर, ये हमें मिल गया, ठीक है। बट अभी हमें एक और ज्ञात करना है, ध्वज दंड की लंबाई। तो इसको कैसे ज्ञात करोगे? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्वज दंड की लंबाई यानी कि ये, इसको हम x मान लेंगे ताकि हम वैल्यू निकाल सकें ध्वज दंड की, ठीक है। तो ध्वज दंड यानी कि हमारा DP यानी कि V है और D है, ठीक है, इसको हम लोग x मान लेंगे। तो यहाँ अब हम लोग आगे लिखेंगे, माना पुनः माना, मान लिया ना क्या, DV बराबर x मीटर, ठीक है। और हमारा A है, देखो A है एंड हमारा D, A और D, तो हमारा ये जो 10 है और प्लस x जोड़ दोगे तो यहाँ A एंड D जो होगा वो 10 + x मीटर होगा, ठीक है। अब tan वाला फार्मूला लगाओ, tan 45 डिग्री है ना पूरे का, तो tan 45 डिग्री A यानी कि लंब हमारा AD और बटे में आधार PA या फिर AP, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारा 10 + x हो जाएगा, ये 10√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 10 + x
और 10 एंड √3, और यहाँ से हम क्या करेंगे 10x बराबर 10 प्लस एक्स बराबर 10 √3, और यहाँ से x बराबर 10 √3 एंड -10। यहाँ से आप 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन ले लिया तो हमारा √3 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो आप वैल्यू रख के निकाल सकते हो। देखो 10 और ये हमारा हो जाएगा 7.32 मीटर आंसर। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, इतना मीटर का है ध्वजदंड, 7.32 मीटर का ध्वजदंड है। ठीक है, ये ठीक है। तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था, हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये मैथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो था, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।